Hello everyone, welcome to the Bitwise Learning. Today we are going to study Technical Communication Unit 1, which is Fundamentals of Communication and Voice Dynamics. So ये है टेक्निकल कम्युनिकेशन का सिलेबस जिसमें हमें सबसे पहले रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's एंड कोड एंड कंटेंट. इसके बाद हमें पढ़ना है वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड लास्ट टॉपिक इज टोन, जिसमें हमें राइजिंग एंड फॉलिंग टोन के बारे में पढ़ना है. तो ये हमारे PYQs हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज. दो ग्रुप्स या दो पर्सन्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी आइडिया का, किसी थॉट्स का, तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है. ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में. और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, सब में सबकी फंक्शनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मेन गोल होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जिससे कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकें. ये वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, और ये रिलेशनशिप और नॉलेज शेयरिंग के लिए भी यूज किया जाता है. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का क्या रोल होते हैं? सबसे पहला रोल होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दो लोगों के बीच में या मल्टीपल लोगों के बीच में. और सेकंड रोल है हमारा, वो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमें किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना है या फीडबैक देनी है, तो इसमें हम कम्युनिकेशन का भी रोल होता है. थर्ड पॉइंट है हमारा, वो होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप. किसी दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करनी है या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो उसमें भी हम कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंसिंग. किसी को इन्फ्लुएंस करने में, किसी को कोई बात समझाने में, किसी पे प्रभाव करने में. जैसे आपने देखा होगा कोई लीडर होता है, वो अपनी बात से इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, तो वो भी एक कम्युनिकेशन में ही आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन एंड मोरल, जिसमें हम किसी को मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, और या उसे कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में अगर काम कर रहा है, तो अगर बेटर परफॉर्म करना है, तो उसमें भी हम इस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसमें अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है, तो उसे भी रिजोल्व करने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपना कंसर्न समझाती हैं और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे आती हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल फंक्शन. ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, पॉलिसीज होती है, जो जिससे कम्युनिकेशन एक अच्छा हो सके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो होता है हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन हमारा 2 वे प्रोसेस होता है, और ये साइक्लिक होता है नेचर में, जिसमें सबसे पहले सेंडर होता है, वो अपना मैसेज ट्रांसफर करता है रिसीवर को, और रिसीवर होता है वो उस मैसेज को समझता है और उसके हिसाब से फीडबैक देता है. तो जो कम्युनिकेशन होता है ये 2 वे प्रोसेस होता है. मतलब अगर सेंडर अगर रिसीवर को कुछ मैसेज दे रहा है, तो रिसीवर उसे समझ के उसे फीडबैक दे, तब ये कम्युनिकेशन को कंप्लीट कम्युनिकेशन माना जाता है. तो यही जो साइक्लिक फ्लो होता है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और करेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सेंडर और रिसीवर के बीच में. फिर आते हैं हमारे की एलिमेंट्स. की एलिमेंट्स में सबसे पहले होता है हमारा सेंडर. सेंडर वो होता है जो उस मैसेज को भेज रहा है. और नेक्स्ट होता है हमारा मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर के द्वारा भेजी गई है उसे मैसेज कहते हैं. थर्ड एलिमेंट होता है वो होता है हमारा एनकोडिंग, जिसमें जो हमारा आइडिया होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो वर्ड्स में, सिंबल्स में कन्वर्ट की जाती है. नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा चैनल एंड मीडियम. जिस चैनल मीडियम वो पाथ होता है जिसके द्वारा वो मैसेज को भेजा गया है. नेक्स्ट एलिमेंट इज रिसीवर. रिसीवर वो पर्सन होता है जिस पर्सन को वो मैसेज भेजा गया है और उस मैसेज को वो समझता है. नेक्स्ट एलिमेंट इज डिकोडिंग. डिकोडिंग मतलब उस मैसेज को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना, जिस पॉइंट के हिसाब से या जिस मतलब से उसे भेजा गया है. नेक्स्ट एलिमेंट इज फीडबैक.
फीडबैक में रिसीवर उस मैसेज को समझकर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज नॉइस या बैरियर। नॉइस या बैरियर वो चीजें होती हैं जो भी उस फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो हमारी नॉइस और बैरियर में आ जाती हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक दिया, तो ये हमारा साइक्लिक कम्युनिकेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पर्पस जो होता है हमारा कम्युनिकेशन का, वो उसमें सबसे पहले होता है हमारा किसी को इंस्ट्रक्शन देना। किसी को कोई बात कह रही है कि आपको ये ऐसे का इस काम को ऐसे कीजिए या ऐसे करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टू इन्फॉर्म। किसी को हमें किसी बात के लिए इन्फॉर्म करना है, किसी को एजुकेट करना है, किसी को नॉलेज देनी है, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सप्रेस फीलिंग्स। किसी के सामने हमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, किसी को इमोशंस दिखाने हैं, थॉट्स दिखाने हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। नेक्स्ट होता है इन्फ्लुएंस करना। किसी को हमें प्रभावित करना है अपनी बातों से, या किसी को किसी चीज के लिए मनाना है, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। इसमें कम्युनिकेशन एक रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट इज टू बिल्ड सोशल बॉन्ड्स। किसी के साथ हमें सोशल बॉन्ड्स बनाने हैं, ह्यूमन कनेक्शन बनाने हैं, तो इसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो उसमें भी वो भी पर्पस होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले आता है वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इसमें दो टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है हमारा ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारा फेस टू फेस टॉक्स आती हैं, मीटिंग्स आती हैं, फोन कॉल्स, ये जो इसमें हम अपने मुंह से बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। रिटन कम्युनिकेशन में हम किसी को लिखकर कुछ भेजते हैं, जैसे मेल्स भेजा, रिपोर्ट्स भेजी, किसी को लेटर दिया, तो ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। जिसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन फोन कॉल, प्रेजेंटेशन, ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, गेस्चर्स का या टोन ऑफ का यूज करते हैं, तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम विजुअल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे हमने किसी चार्ट का यूज कर लिया, किसी ग्राफ का यूज कर लिया, किसी डायग्राम का हमने कुछ समझाने के लिए यूज किया है, तो इसी तरह से जो हम किसी एलिमेंट्स का यूज करते हैं, विजुअली यूज करते हैं किसी एलिमेंट्स का, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो इंफॉर्मेशन है उसे समझाने के लिए सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी को मैसेज देना है, तो हम सर्कुलर फॉर्म में देते हैं, मेमोस के फॉर्म में देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन वो होता है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ करते हैं, जिसमें हम हमारा कैजुअल या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ये बहुत जल्दी फैलता है और बहुत सारी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को रेफर करता है जिसमें इंफॉर्मेशन मूव्स कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। जिसमें सबसे पहला फ्लो होता है हमारा, वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जिसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल्स पर जाती है, जिसमें किसी हायर पर्सन, कोई हायर पोस्ट पर अगर कोई पर्सन है, तो वो इन्फॉर्मेशन को अगर पास कर रहा है लोअर लेवल के पर्सन को, तो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसमें हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसी पॉलिसी को समझा रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो या फीडबैक दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है? क्लियर अथॉरिटी एंड कंट्रोल, ये इसके एडवांटेज है। लिमिटेशन में आता है कि ये सबऑर्डिनेट अगर कोई फीडबैक दे रहे हो, प्रॉपर फीडबैक नहीं जा रहा है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं।
नेक्स्ट होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा लोअर लेवल से हायर अथॉरिटी की तरफ जाता है। इसके अंदर रिपोर्ट्स आ जाती है, सजेशन आते हैं, कोई कंप्लेंट भी आ सकती है, कोई फीडबैक, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसकी एडवांटेज होती है जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय का कोई इशू है तो उसे समझ सके और उसे रिजॉल्व कर सके। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल्टर्ड भी हो सकती है, या इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लग जाए तो इशू है जो एम्प्लॉय का है वो बढ़ सकता है, तो इसकी लिमिटेशंस आ जाती है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन होती है जो किन्हीं दो पीपल्स के बीच में होती है जो एक सेम लेवल पर हैं, जो आपके कलीग के साथ होगी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये वो वाली कम्युनिकेशन होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया जाती है, टीम वर्क के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये कॉपरेशन को इम्प्रूव करता है और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसकी लिमिटेशंस ये होती है कन्फ्लिक्ट भी कर सकता है, अगर रोल्स हमारे क्लियर नहीं है कि आपका काम क्या है तो एक कन्फ्लिक्ट भी राइज कर सकता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन है हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो किसी फाइनेंस ऑफिसर से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके एडवांटेज ये होता है कि ये टाइम तो बचाता है और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाता है, लेकिन इसमें जो अथॉरिटी है उनका कोई यूज कम हो जाता है, तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स वो पार्ट होते हैं जो कम्युनिकेशन को खराब करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को। तो ये किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं और इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, या जो आपकी कम्युनिकेशन जो आपने किया है वो पूरा ही खराब हो सकता है। तो जिसमें सबसे पहला बैरियर जो है वो है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल होते हैं जो इन्वायरमेंट में आते हैं जिससे कम्युनिकेशन खराब होती है, जिसमें हमारा नॉइस आ सकती है, पुअर लाइटनिंग, इंटरनेट कनेक्शन आ सकता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस है सेंडर रिसीवर बीच में, तो ये भी फिजिकल बैरियर में आता है। तो नेक्स्ट बैरियर जो है हमारा वो है लैंग्वेज बैरियर, जिसमें ये तब होता है जब सेंडर और रिसीवर वो एक कॉमन लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, जिसमें उनके लिए एक दूसरे की बात को समझना इतना आसान नहीं होता, और या जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स जार्गन का यूज कर लें तो वो दोनों के ही समझने के लिए ही आसान नहीं है। तो ये भी एक बैरियर का काम करता है, जिसमें हम अनफेमिलियर वोकेबुलरी का यूज कर देते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन हमारा और खराब हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर। ये वो बैरियर होते हैं जिसमें मेंटल स्टेट, इमोशंस और एटीट्यूड्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। जो हमारा हमने मैसेज भेजा है उसे अफेक्ट करते हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, जिसमें जो एग्जांपल है इसके वो है स्ट्रेस, एंगर और एंजाइटी, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे कल्चर बैरियर्स। ये वो बैरियर्स होते हैं जो हमारे कल्चर बैकग्राउंड की वजह से आते हैं। जैसे दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो उन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होगी तो वो दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। मतलब दोनों की जो कल्चर है, दोनों के अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो दोनों के बीच में दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों का जो बोलने का तरीका है, तो उनसे भी जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा खराब हो सकता है। नेक्स्ट बैरियर आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये कॉम्प्लेक्स हायरार्की की वजह से होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो पुअर है, इस वजह से जो बैरियर्स आते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आते हैं। नेक्स्ट बैरियर होते हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर, जो वर्ड्स और सिंबल्स की मीनिंग को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से आते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग्स होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है पर मीनिंग अलग होता है, तो ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट बैरियर जो लास्ट बैरियर है वो होता है हमारे पर्सनल बैरियर। ये बैरियर्स होते हैं वो किसी की पर्सनैलिटी, किसी के बैकग्राउंड की वजह से आते हैं। जैसे कोई पर्सन है उसकी लिसनिंग स्किल्स खराब है, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट कम है, तो उस वजह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बैरियर्स आते हैं, वो हमारे पर्सनल बैरियर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा क्लैरिटी।
क्लैरिटी में क्या होता है, जो मैसेज हमने भेजा है वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज नहीं करें, कॉम्प्लेक्स जार्गन्स का यूज नहीं करें, जिससे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट जो सी आता है वो हमारा कंसाइजनेस आता है। जो मैसेज होना है, मैसेज जो भेजा है वो ब्रीफ में होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं हो, कुछ रिपीटेशन नहीं हो, मतलब जिससे कि उस बात को हम ज्यादा बढ़ा दें और टू द पॉइंट नहीं रखें। और नेक्स्ट सी आता है हमारा, वो होता है करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है, जो मैसेज होता है वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए और फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सके और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें हमें राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का यूज करना है और कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना। नेक्स्ट ये आता है, वो आता है हमारा कंप्लीटनेस। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए और प्रॉपरली इंक्लूडेड होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, जिससे कि जो रिसीवर है वो प्रॉपर समझ सके उसे, उस मैसेज को, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके। जिसमें अगर हम किसी जगह का वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें डेट, टाइम, पर्पस सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, जिससे कि रिसीवर उसे समझ सके। नेक्स्ट ही आता है कंक्रीटनेस, जिसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स का यूज किया जाता है। जिसमें जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई 15% के द्वारा इन Q2। वो बहुत ज्यादा मतलब कंक्रीट है, इससे जैसे कि सेल्स इंप्रूव हुई लास्ट क्वार्टर में, तो इसमें प्रॉपर उसका फिगर्स का यूज नहीं किया, जिससे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट ये आता है, वो आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमें रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है कि वो जब इस बात को समझेगा या सुनेगा तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा उस बात से। तो ये हमारा कंसिडरेशन में आता है, जिसमें हमें मैसेज को भेजते समय एम्पैथी और रेस्पेक्ट शो करनी चाहिए मैसेज में। जैसे कि हमें पोलाइट और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, जैसे लाइक यू विल बी हैप्पी टू नो दैट, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। लास्ट सी होता है हमारा, वो होता है कर्टेसी, जिसमें जो मैसेज होता है वो रेस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें हार्श और रूड वर्ड्स का यूज नहीं हो। तो ये हमारा 7 C's कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोड एंड कंटेंट, जिसमें सबसे पहले हम कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोड क्या होता है? कोड रेफर करता है जो सिंबल्स, साइन और लैंग्वेज होते हैं, या जो मीडियम्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो हमारा कोड कहलाता है। जो कोड होता है वो मस्ट प्रिसाइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और यूनिवर्सली अंडरस्टूड होना चाहिए, जिससे कि कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो मैसेज को अंडरस्टैंड करने में। कोड्स दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जिसमें सबसे पहले वर्बल में टेक्निकल टेक्नोलॉजी का यूज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, ये सब आते हैं। नॉन वर्बल में फ्लो चार्ट, ग्राफ्स और जो इंजीनियरिंग सिंबल्स होते हैं, ये सब आते हैं। फिर आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट वो सब्जेक्ट मैटर होता है जो एक्चुअल, या जैसे हम कहते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट की गई है रिसीवर को सेंडर के द्वारा, तो वो हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। गुड कंटेंट होता है वही समझाता है कि जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और उसे कैसे यूज करना है। तो ये हमारा कंटेंट होता है। जैसे कि एक यूजर मैनुअल होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो हमारा कंटेंट कहलाता है। जैसे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, उसके फीचर्स का, ये हमारा कंटेंट होता है। फिर आता है हमारा टॉपिक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन को ट्रिगर कर रही है किसी भी इंडिविजुअल में, तो हमारी स्टिमुलस कहलाती है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकते हैं, एक मैसेज, कोई सिग्नल, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन, जो रिसीवर को कुछ फील करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए प्रेरित करे या उकसाए कह सकते हैं, तो वो स्टिमुलस होती है हमारी। इसमें कि जिसके उसके एग्जांपल है, एक क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ टीचर, एक लाउड साउंड, एक फ्लैशिंग लाइट, ये सब इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स जो रिएक्शन होता है या रिप्लाई होता है रिसीवर का
जो कि स्टिमुलस को समझने के बाद या उसे महसूस करने के बाद वो देता है। ये हमारा दिखाता है कि जो रिसीवर ने उस मैसेज को कैसे समझा है और कैसे उस पर एक्ट किया है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी, इमोशनल, बिहेवियरल, कई तरह से हो सकता है। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका अगर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है प्रोसेस, वो कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है। सेंडर ने कोई स्टिमुलस क्रिएट किया, कोई मैसेज, सिग्नल, एक्शन, तो रिसीवर ने उसे रिसीव किया और उसको समझा। फिर रिसीवर ने रिस्पॉन्स दिया उसके अकॉर्डिंगली, तो वो फीडबैक और एक्शन कहलाता है। तो यही प्रोसेस होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट होते हैं हमारे वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स क्या होते हैं? वोवल साउंड वो स्पीच साउंड होते हैं जो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं। मतलब अगर आपके माउथ में एयर फ्लो है तो उससे उसके बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, वो वोवल साउंड्स होते हैं। वोवल्स म्यूजिकल साउंड्स होते हैं लैंग्वेज के, जो कि वाइब्रेशन के द्वारा फॉर्म होते हैं और ये टंग और लिप्स की पोजीशन के द्वारा सेव किए जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वोवल साउंड्स का, वो दो टाइप्स में होता है। फर्स्ट इज प्योर वोवल्स, जिसे मोनोफथोंग्स की कहते हैं, जो सिंगल और स्टेडी साउंड्स होते हैं, और इंग्लिश में 12 प्योर वोवल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डिप्थोंग्स। ये एक वोवल साउंड से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं बिना किसी सिलेबल का यूज किए हुए, और इंग्लिश में 8 डिप्थोंग्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वो स्पीच साउंड होते हैं जो एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट या रेस्ट्रिक्ट करने के बाद बोले जाते हैं। ये वोवल्स की तरह नहीं होते, ये सिलेबल फॉर्म नहीं करते अपने खुद से, और इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, वो 3 तरह से होता है। सबसे फर्स्ट होता है बाय प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जहां से साउंड प्रोड्यूस किया गया है। ये लिप्स भी हो सकते हैं, टीथ भी हो सकते हैं, टंग भी, कई जगह से हो सकते हैं। सेकंड होता है हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसका मतलब होता है जिस साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया गया है, जिस एयर को तुरंत रिलीज करके, या फ्रिक्शन, एयर की फ्रिक्शन से, या और किसी तरह से बोला गया है। तो ये होता है हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के। और लास्ट होते हैं हमारे वॉइसिंग की मेथड से, मतलब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही है या नहीं कर रही है इसके हिसाब से। और लास्ट टॉपिक है हमारा टोन, जिसमें हम राइजिंग एंड फॉलिंग टोन पढ़ेंगे। टोन रेफर्स करता है पिच मूवमेंट को। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें जो पिच का मूवमेंट होता है वो हमारी टोन कहलाती है। ये इंटोनेशन में, इमोशंस दिखाने में, एटीट्यूड में, इनमें की रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोन, जिसमें हम राइजिंग एंड फॉलिंग टोन के बारे में पढ़ेंगे। टोन रेफर्स करता है पिच मूवमेंट को। जैसे हम कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ वर्ड बोल रहे हैं, तो उसमें जो पिच मूवमेंट होता है हमारा, वो टोन होता है। ये इंटोनेशन में, इमोशंस दिखाने में, एटीट्यूड दिखाने में, इनमें एक की रोल प्ले करता है। जो मोस्ट कॉमन टोन्स होती हैं वो राइजिंग एंड फॉलिंग टोन्स होती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइजिंग टोन। राइजिंग टोन क्या होती है? जब हमारी जो पिच है वो सेंटेंस के एंड में एकदम अप की तरफ जाए, अपवर्ड जाए, तो हमारी राइजिंग टोन होती है, जिसमें जो हमारी अनसर्टेनिटी, डाउट या इनकम्प्लीटनेस को शो करती है। और ये यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज की जाती है। जैसे कि आर यू कमिंग, रियली। और नेक्स्ट होती है हमारी फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन वो फॉलिंग टोन में हमारा क्या होता है, जो हमारी वॉइस होती है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है सेंटेंस के एंड में। ये हमारी सर्टेनिटी, कंप्लीटनेस और कॉन्फिडेंस को शो करती है। ये स्टेटमेंट्स में यूज होती है और WH क्वेश्चन में यूज होती है और कमांड्स में। जैसे कि आई एम गोइंग होम, तो इसमें जो लास्ट में वॉइस है वो डाउनवर्ड की तरफ गई, तो ये हमारे कंप्लीटनेस को शो करती है। एंड ये हमारा लास्ट का टॉपिक है, जिसमें हम जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन में सबसे पहला डिफरेंस होता है वो पर्पस के बेस पे देखते हैं हम। जिसमें जनरल कम्युनिकेशन में हमारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स या ओपिनियंस का होता है, और इसमें टेक्निकल में हम कोई इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं। और जनरल कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस होती है हमारी, वो जनरल होती है, जनरल पब्लिक, फ्रेंड्स, सोसाइटी। लेकिन टेक्निकल में कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है वो आ जाता है हमारा। फिर हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंस करते हैं, जिसमें जनरल में हम सिंपल, इनफॉर्मल और इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है,
जिसमें क्लियर वॉइस हो, कंसाइज हो। जनरल में जो कंटेंट होता है हमारा वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल या पर्सनल भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकल में किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड होता है, जैसे साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, आईटी। और जनरल में जो मीडियम होता है हमारा वो लेटर्स होते हैं, स्पीच हो सकती है, मेल हो सकता है। लेकिन टेक्निकल में रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, प्रेजेंटेशन, ये हमारे मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। और जनरल में जो स्टाइल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्रिएटिव, और उसमें ह्यूमर भी यूज़ कर सकता है। लेकिन ऐसा टेक्निकल में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है, लॉजिकल होती है एंड डेटा ड्रिवन होती है। जनरल के एग्जांपल्स है वो हमारे फ्रेंडली चैट्स, मोटिवेशनल स्पीच। लेकिन टेक्निकल में लैब रिपोर्ट, यूज़र मैनुअल एंड टेक्निकल प्रपोजल। तो ये यहाँ पर हमारी यूनिट ख़त्म होती है एंड थैंक यू।